अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत बन गई है, कैबिनेट तश्कील पा गई है, लेकिन 5 साल पूरे होंगे या नहीं होंगे ये कोई नहीं बता सकता। खुद नून लीग के रहनुमा भी इस हवाले से तज़ब्बुज़ का शिकार हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी और मोहम्मद औरंगज़ेब का वज़ीर बनना हुकूमत की सेहत के लिए बेहतर है और हुकूमत की ज़मानत है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ही अब इस बात का जवाब दे सकती है कि उनकी हुकूमत में जो वज़रा लगे जिन्हें वो सेनेटर बनाने जा रहे हैं, क्या वो उन्हें डिसोन करते हैं। ये सारे सवाल अहम हैं, लेकिन इन सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने जा रही है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि ताजिर बिरादरी भारत के साथ तिजारत करना चाहती है। हमसाए तब्दील नहीं किए जा सकते हैं, हमें भारत के साथ ही रहना है। हुकूमत इन मामलात को संजीदगी से देखेगी, लेकिन ज़्यादा दूर की बात नहीं है नाज़रीन, सिर्फ 3 साल पहले की बात है। मार्च 2021 में पीटीआई की हुकूमत ने भी भारत से चीनी और कपास बरामद करने का फैसला किया था, जिस पर जो जमातें आज इक़्तिदार में है ना, उन्होंने खुलकर इसकी मुखालिफत की थी और फिर सियासी दबाव पर इस फैसले को वापस लेना पड़ गया था। पीडीएम हुकूमत ने आते ही भारत ने मिनिस्टर ट्रेड को नामजद किया था, लेकिन जब सवाल उठे तो हुकूमत ने यह कहने में ही आफियत जानी कि नई दिल्ली के साथ तिजारत पर पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने भी हठधर्मी का इजहार करते हुए मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ भारत ही नहीं, हमारा दूसरा पड़ोसी अफ़गानिस्तान भी हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है। अफ़गान तालिबान की पाकिस्तानी फ़ौज पर हमलों की प्लानिंग की वीडियो लीक हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान का कमांडर याह्या हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के साथ दहशतगर्दों को हिदायत दे रहा है कि कौन रॉकेट चलाएगा, किसके हाथ में लेज़र होगी, कौन स्नाइपर होगा। कमांडर याह्या ये भी बता रहा है कि ये सब कुछ अमीरुल मोमिनीन शेख इबादुल्लाह के अहकामात पर हो रहा है। इतने वाज़े सबूत के बावजूद क्या अफ़गानिस्तान अब भी दहशतगर्दों की मौजूदगी से इनकारी रहेगा? क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, या अफ़गान तालिबान तस्लीम करेंगे कि पाकिस्तान में हमलों के ज़िम्मेदार वो खुद हैं? दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और इंतहाई अहम मामला है जेल में गिरकर ज़ख्मी होने वाले पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब का मामला। खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज़ इलाही तक रसाई मांगी है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि वो देखना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही गिरकर ज़ख्मी हुए हैं या तशद्दुद से ज़ख्मी हुए हैं। अगर तशद्दुद साबित हुआ तो फिर इसका मुकदमा मरियम नवाज़ के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। सबसे पहले सर, वफाकी काबीना बन गई, हुकूमत तश्कील पा गई, लेकिन इस तमाम सिनेरियो में जो 2 अहम तरीन वजारतें हैं, यानी वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास नहीं आई है। इसके पीछे क्या वजह नज़र आती है आपको? ये कहना कि नून लीग के पास नहीं आई है, कोई ये विरासत नहीं होती कि इसमें आप रहेंगे। तो हुकूमत बनाई ना उन्होंने, लेकिन उनके पास नहीं है। तो लोग आए उसके अंदर, वो उसी जमात, उसी हुकूमत का हिस्सा हैं, वो जमातों में इलेक्ट भी करवा रही है, तो इसी पार्टी से हैं। ये ठीक है, वो नए लोग हैं, पुराने नहीं थे इस जमात में। एक बैंकर थे, एक इंटरिम गवर्नमेंट में थे। तो मैं ख्याल है कि ये तनकीद कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। अगर आपकी पार्टी के अंदर डेप्थ नहीं है तो आप बाहर से ले आते हैं लोगों को, वो आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं आपकी रहनुमाई में। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर पार्टी के अंदर डेप्थ नहीं है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं दोनों, यानी वजारत दाखिला की और वजारत ख़जाना की, ये PMLN की या फिर हुकूमत की मुस्तक़बिल की ज़मानत है। सर, इससे हुकूमत की सेहत बेहतर होगी, तो ये कैसे ज़ामिन है और कैसे सेहत बेहतर रहेगी? सर, ये वही बता सकते हैं, मुस्तक़बिल की ज़ामिन है तो जो लोग लाए हैं वो काम करेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे वो निकाल दें। यही होता है ना, वज़ीर आप रखते हैं, वज़ीर काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर की प्लेयर पे, यानी वही उनको रखते हैं, वही निकाल सकते हैं किसी वक्त भी। तो इसलिए राना साहब शायद ये उनका कहने का मकसद है कि लॉयल्टी का एलिमेंट इन जॉब्स में होना चाहिए। इस बात में कुछ वजन भी है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि आपको इन दोनों अफराद की लॉयल्टी पे कोई शुबा करना। लॉयल्टी मुल्क को होती है, और इन जॉब में तो स्पेशली आपको मुल्क को पहले रखना पड़ता है जमात से। तो मेरा नहीं ख्याल कोई इससे प्रॉब्लम पैदा होगा। सर, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के हवाले से
वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि उनको अदालत में उनको तलब करने के लिए, पार्लियामेंट में तलब करने के लिए, एहतसाब के लिए करारदाद पेश करने की बात करें। सर अगर एहतसाब करना है तो फिर उसके लिए तो कमीशन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। करारदाद पेश करने से क्या होगा? और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगेन उससे हुकूमत की सेहत कितनी मुतासर होगी। देखिए, ये बात जहाँ तक मेरी नॉलेज है ख्वाजा साहब ने टीवी प्रोग्राम में कही है। टीवी पर जब हम जाते हैं तो वज़ीर भी हों तो हम वहाँ पर अपनी बात करते हैं जो हमारे जहन में होती है। अब आप हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब ने उसी पस मंज़र में बात की है कि मेरा ये ख्याल है। अब अगर वो हुकूमत इस बात पर यकीन रखती है, उनसे इत्तफाक करती है क्योंकि एक अहम वज़ीर हैं, तो फिर इसमें मामले में किसी को शिकायत करनी पड़ेगी कि इन दो अफराद ने मुल्क का ये कानून तोड़ा है। फिर उस पर हुकूमत कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, चाहे आप पर्चा दर्ज करें, चाहे आप कोई रेफरेंस फाइल करें, उसकी जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ेगी, कहाँ पे ये होगा, वो क्या कौन से दफ़े लगेंगे, या फिर आप इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक एक्ट बना हुआ है कमीशंस का, उसके तहत आप इस इशू को एक कमीशन के सामने ला सकते हैं। आप पार्लियामेंट्री कमेटी भी इस मामले को देख सकती है, लेकिन वो ज़रा पेचीदा मामला होता है और उसमें उसकी जो इफादियत है या उसका जो दायरा इख्तियार है वो भी चैलेंज हो जाता है, और उसमें आप किसी को सज़ा वगैरह देने के इख्तियारात नहीं रखते। मेरा हमेशा ये ख्याल रहा है कि इन चीज़ों में पढ़ने के बजाय बेहतर है कि पहले एक ट्रूथ कमीशन बना दें, हक़ाइक़ इस मुल्क में आवाम के सामने रख दें कि होता क्या रहा है। अगर जनरल बाजवा साहब ने कुछ किया है, उनका ये 6 साल का दौर गुजरा है, ये रीसेंट दौर है जी। 2016 से लेकर 22 तक, तो वो सबके जहन में ताज़ा है। तो लोग अगर बता दें कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये काम किए, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, दूसरे आगे बता दें कि जनरल फैज़ साहब ने ये काम किया है, कोई आगे बताएगा ये उन्होंने अच्छे काम किए हैं। हर आदमी अपने जो जानता है उस मामले के बारे में वो आकर रिकॉर्ड करा देगा, और ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने चली जाएगी कि होता क्या रहा है। सही सही। और तो ये इसमें फिर बहुत से पर्दानिशीनों के नाम भी आ जाएंगे, फिर आपको एक पूरे मुल्क में सर्कस शुरू हो जाएगी। और आप सर क्या जानते हैं सारे मामले में? वैसे नहीं, मैं क्या जानता हूँ, मैंने उनको कोई कानून तोड़ता हुआ देखा नहीं है। मैंने नहीं देखा कि जनरल बाजवा साहब ने आईन तोड़ा हो, कोई कानून तोड़ा हो, या फैज़ साहब ने तोड़ा हो। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उसको डिफाइन कर दें कि क्या उन्होंने कानून तोड़ा है। अब वो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, और जनरल फैज़ साहब पहले ISI के एक DG के ओहदे पे थे, फिर DG बन गए थे, हेड थे ISI के। तो उनका जो दायरा इख्तियार था बड़ा वसी होता है, उसके अंदर जब आप जाएंगे तो बड़ी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि पहले एक ट्रूथ कमीशन बना दें, हक़ाइक़ आ जाएं और हक़ाइक़ तक ही छोड़ दें। ये प्रोसिक्यूट करना, ये एहतसाब करना, एहतसाब का लफ्ज़ हमें बड़ा पसंद है, बहुत हमें शौक़ है, हर आदमी एहतसाब की बात करता है। आज तक किसी का एहतसाब हुआ नहीं है। आप हमारे मुल्क की तारीख 70 साल में किसी शख्स का एहतसाब नहीं हुआ। जजों ने गलत फैसले किए, जनरलों ने मुल्क का कानून तोड़ दिया, सियासतदानों ने तबाही फेर दी मुल्क की, हमने मुल्क को दो लख्त कर दिया, उसमें भी एहतसाब नहीं हुआ। अच्छा सर, कुछ टेन्योर्स ऐसा लगता है कि किसी के खिलाफ बहुत शदीद एहतसाब हो रहा है, और फिर उसके कुछ सालों के बाद, जैसे कि नवाज शरीफ साहब की मिसाल ले लें, वो एक एरा ऐसा गुजरा कि जिसमें लगा कि बहुत शदीद एहतसाब हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उन्हीं की फैमिली में से लोग प्राइम मिनिस्टर भी हैं, CM-शिप भी उनके पास है। तो ये वजह क्या है कि 70 सालों में जो आप बात करें कि एहतसाब हुआ नहीं है, कभी क्यों नहीं हो पाया? अब नीयत ही नहीं होती ना, हम बातें करते हैं, सिर्फ बात की हद तक रखते हैं, क्योंकि एहतसाब की बात करना बड़ा आसान है, एहतसाब करना बड़ा मुश्किल काम है। कानून के तकाजे आपने पूरे करने होते हैं, कानून के तकाजे हैं। आप करप्ट, हर आदमी को हम करप्ट कहते हैं, हर आदमी पे चार्ज है, ये करप्शन कर गया, भाई फिर पकड़े उसको, उसमें चार्ज करें कि तुमने ये करप्शन की है। वहाँ पे हम जाते नहीं हैं क्योंकि कानून के तकाजे हम पूरे नहीं कर पाते। हालांकि क्यों सर जी, क्यों? कानून के तकाजे हैं ना। मैं आपको कहूँ जी आप 500 अरब की करप्शन कर गए, तो अब तकाजे पूरे करें उसके, कहाँ पे मैंने करप्शन की है। मुझसे इल्ज़ाम है कि आपने 58 अरब रुपए का नुकसान कर दिया है मुल्क के पाकिस्तान का,
तो अभी आपने उनमें से 18 अरब का किया तो 40 अरब का होगा, लेकिन आपने करप्शन नहीं की। ये भी हमें बार बार जज साहब कहते हैं कि आपने करप्शन नहीं की, आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। तो मैंने कहा मुझे बता दें मेरे इख्तियारात थे क्या जो मैंने नाजायज़ इस्तेमाल किए। और मैं आपको बेवकूफ़ नज़र आता हूँ कि मैं नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने शुरू कर दूंगा। तो ये सारे हमारे तमाशे हैं। सही। तो मुझसे पहले जो वजीर थे पेट्रोलियम के जी, उन पे 458 अरब का लगा था। 458 अरब का उन पे चार्जेस लगे कि 458 अरब का करप्शन कर गया। कोई 6 साल वो केस अदालतों में पड़ा रहा हो, कोई उस पर शहादतें नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, और बिलाखिर होगा नहीं ये केस गलत था, ये ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो इसलिए अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो इसका बड़ा आसान तरीका है, इस नैब को बंद करें और हर एक की टैक्स रिकॉर्ड्स, टैक्स के कानून इस्तेमाल करें। सही सही। जो आदमी भी पैसे खर्च करता है उसकी आमदन होनी चाहिए, चाहे मैं वजीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, जर्नैल हूँ, जज हूँ, जो भी हूँ, मैं जो मेरे खर्चात हैं उस पर आमदन, कोई आमदन हो जाए, खर्चात कर रहा हूँ। हुकूमत को सब पता है आपके खर्चात क्या हैं, या कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो अगर आमदन है तो क्या टैक्स अदा किया या नहीं किया, यहाँ से ये तो डॉक्यूमेंटेड बातें हैं ना। और जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, जो वज़रा हैं, हमारे टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक होते हैं, छपते हैं गैजेट में हर साल जी। तो कोई हम छुपा भी नहीं सकते कि हमारे टैक्स दिया या नहीं दिया। तो अगर वो टैक्स नहीं दे रहा या बहुत कम दे रहा हूँ और अखराजात महीने के करोड़ों या कई लाखों में जाते हैं, तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा। सही। सर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ पहले हुकूमती कमेटियाँ तश्कील दी हैं। ECC और तवानाई की कमेटी अपने पास रखी है, इसकी सरबराही अपने पास रखी है उन्होंने। आज वजारत से ख़जाना को उन्होंने ECC को लौटा दिया है। इसहाक डार को निचकारी कमेटी, एहसन इकबाल को चीनी सरमायाकारी कमेटी की सरबराही दी गई है। आम तौर पर ऐसी कमेटियाँ वजारत ख़जाना के पास होती हैं, तो क्या नून लीग ख़जाना पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर कंट्रोल होता तो फिर वापस क्यों दे देते फाइनेंस मिनिस्टर को। तो इसके बारे में मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है जी। मेरी हमेशा ही राय रही है कि ECC को प्राइम मिनिस्टर को चेयर करना चाहिए। वहीं से आपको इल्म होता है कि मुल्क के अंदर फैसले क्या हो रहे हैं और उनकी हकीकत क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। ECC काबीना की रूह होती है, तमाम मईशत के फैसले वहाँ पर होते हैं, माशी फैसले वहाँ पर होते हैं, और लंबी मीटिंग्स होती हैं, डिटेल में जाते हैं। तो वहाँ पर ये एक एजुकेशन भी होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो जो प्राइम मिनिस्टर चेयर नहीं करते उनको मुल्क चलाने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। और ECC में बहुत सी समरीज, अक्सरियत तो शायद ना हो, लेकिन बहुत सी समरीज जो होती हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही रिलेट करती हैं। तो अगर उस पर ओवरसाइट नहीं होगी, फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही फैसले कर देगा, तो वो ओवरसाइट भी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में कि प्राइम मिनिस्टर जो पहला फैसला था वो दुरुस्त था। ये उन्होंने, किसी ने उनको मिसगाइड किया है कि उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। उस फैसले के होते हुए भी वो किसी को कह सकते थे कि आप, अगर मैं आज मसरूफ़ हूँ तो आप चेयर कर लें, ये पॉसिबल है। उसके फैसलों के बाद में रेटिफिकेशन हो जाती है। ठीक। तो जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी है ये फाइनेंस मिनिस्टर को चेयर करनी चाहिए, क्योंकि बराह रास्त वो फाइनेंस का इशू होता है। उसमें जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन इशू आएगा वो फाइनेंस से ही रिलेट करता है। ये फैसला मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर का कोई ताल्लुक प्राइवेटाइजेशन से नहीं होता। डार साहब खुद 5 साल पहले और फिर 16 महीने चेयर करते रहे हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन कमेटी को। जो कैबिनेट कमेटी इन एनर्जी है, ये ट्रेडिशनली प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करते रहे हैं। उस वक्त अर्जेंसी ज़्यादा थी, अब वो अर्जेंसी याद नहीं है, लेकिन वो चेयर, ये ठीक है। उसके अंदर एक बड़े पेचीदा से मसाइल होते हैं। तो सर, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा, सॉरी, डार साहब के आगे वो वज़ीर ख़जाना का जो है ना एक आदत सी हो गई। जी सर, उनका एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ताजर भारत से तिजारत चाहते हैं। वैसे तो सर जो तिजारत है वो वज़ारत ख़जाना का डोमेन है, और ये सब मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली के बगैर ये हो जाएगा। देखिए, तिजारत हम करते रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन सर कश्मीर वाली सिचुएशन कभी नहीं आई। इश्यूज पर करते रहे ना जी, होती रही तिजारत माजी में। गवर्नमेंट ने शॉर्टेजेस जब हुई, हमारी उनकी तरफ, दोनों तरफ तिजारत रही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डोमेन है। अब क्या ये तिजारत होनी चाहिए नहीं, इस पर डिबेट कर लें। आज भी आपकी तिजारत हो रही है हिंदुस्तान के साथ थर्ड पार्टीज के जरिए। यहाँ से दुबई माल जाता है, किसी और मुल्क में जाता है, वापस आ जाता है। तो एक ये सोच है कि इसको फॉर्मलाइज किया जाए। आप हमसाए हैं और तिजारत
जो है वो ज़रूरी है दो हमसायों के दरमियान, लेकिन एक शायद उससे ज़्यादा जो मौसर सोच है वो ये है कि कश्मीर का इशू हिंदुस्तान रिजॉल्व नहीं करता, वो मजालिम वहाँ के हमारे कश्मीरी भाइयों पर ढाते हैं, तो उस जब तक वो मामला हल नहीं होता तो हमें तिजारत नहीं करनी चाहिए। ये एक लंबी डिबेट है जो चल रही है। सर, पिछली हुकूमत में जब हिंदुस्तान से तिजारत के हवाले से बात हो रही थी तो उस वक्त आप भी नून लीग का हिस्सा थे, और नून लीग की तरफ से जो मौक़िफ़ था वो ये था कि अगर ये होता है का सौदा हो जाएगा, लेकिन फिर जब पाकिस्तान में PDM की हुकूमत आती है तो जो मौक़िफ़ होता है PMLN का वो अक्सर मुख्तलिफ हो जाता है। ज़रा ये दोनों हमारे पास हैं, सुनवाइएगा। शाहिद खान अब्बासी साहब को फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत बड़ी ब्रेक आई है, क्योंकि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का सतून था कश्मीर और उसकी खसूसी हैसियत, वो हिंदुस्तान ने अपनी जारहियत से सतून तोड़ दिया है। अब अगर उसके बाद जो है हम ये कहें कि जी एवरीथिंग इज नॉर्मल, या हम नॉर्मल, हम हिंदुस्तान को UN सिक्योरिटी काउंसिल का वोट भी दे देंगे, हम कुलभूषण यादव के लिए खसूसी ऑर्डिनेंस भी जारी कर देंगे, हम तजारत भी जारी कर देंगे, हर वो स्टेप जो पाकिस्तान नॉर्मलाइज करने के लिए उठाएगा वो कश्मीर कॉज से आप पीछे हटते, आप पसपाई इख्तियार कर रहे हैं। अब्बासी साहब जी, ये जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार नहीं है, और ख़ास तौर पर जब दूसरे मुल्क के मामलात की बात हो तो आप सबको एक पेज पर होना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। तो हम बदकिस्मती से पब्लिक ओपिनियन को सामने रखकर, तो अगर हुकूमत को इनिशिएटिव लेती है, जो भी हुकूमत हो, तो अपोजिशन कहते नहीं ये तो जी फलानी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, और जब खुद आते हैं तो फिर वही काम करते हैं जो वो कर रहे होते हैं, और एंड पे होता क्या, होता कुछ भी नहीं है। एक दूसरे पर आपने इल्ज़ामात लगाए होते हैं और आप कर कुछ नहीं पाते हैं। वो घबरा जाते हैं, जो हुकूमत घबरा जाती है, अपोजिशन कामयाब हो जाती है, फिर जब वो अपोजिशन हुकूमत में आते हैं तो फिर वो घबरा जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, तो मुल्क वही रह जाता है। इन इशूज़ को रिजॉल्व करें, इसके लिए जगह पार्लियामान है। हुकूमत को भी अगर कोई पॉलिसी लानी है तो पार्लियामान में डिबेट कराए, अपोजिशन को मौका दे कि बजाय टीवी प्रोग्राम में आकर ये उसकी जीनत बने, पार्लियामान पे इन चीज़ों पर डिबेट हो कि क्या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हुकूमत बताएगी कि क्यों होनी चाहिए जो वो करना चाहते हैं, अपोजिशन कहेगी नहीं इन वजूहात से नहीं होनी चाहिए, तो कोई आपको रास्ता निकल आएगा। सही। अच्छा सर, हुकूमत की तश्कील के बाद मियाँ साहब जो हैं वो अब एज सच दिखाई नहीं दे रहे हैं, मरियम की रहनुमाई करते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन विफाक से बड़े दूर दूर हैं। क्या लगता है बासी साहब आपको, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि इस वक्त जो उनका फोकस है मियाँ साहब का वो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ है, सारा का सारा उनका जो फोकस का ग्राउंड है वो पंजाब है, और वो मरियम को अपने मुतबादिल के तौर पर तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं ज़िंदगी में मामलात में नहीं पढ़ता, आप कुछ करें तो तनकीद है, ना करें तो तनकीद है। इसलिए तनकीद अपने जो वो भी अगर वो कोई हिस्सा लेते तो तनकीद कर रहे होते, हिस्सा नहीं लेंगे वो भी तनकीद है। यूँ फैसला उन पर छोड़ दें, अगर वो उनका तजर्बा है, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वफाकी हुकूमत सूबाई को, तो वो करेंगे, ये उनका हक है, उनकी जमात इक़्तिदार में है, इतनी बात है। सही। सर, अफगान तालिबान पाकिस्तान में हमलों में मुलव्वस है, वीडियो आज सबके सामने आज आ चुकी है। क्या अफगान तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की पीठ में आप समझते हैं छुरा घोंप रही है? देखिए, अफगान तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान की हुकूमत है, वो कोई वहाँ पर गिरोह नहीं है, कोई और उनकी स्टेटस नहीं है, ये अफगानिस्तान की हुकूमत है जिससे आप बात कर रहे हैं। तो आपके पास ये हक है कि जो बैनुल अक़वामी कानून है उनके तहत आप उनसे बातचीत करें कि हमें ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि आप हमारे मुल्क पे हमलावर हों, और आपको ये दो तरफा, ये चीज़ दो तरफा होती है। आपने उनको भी एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के तौर पे मानना होगा, जो बदकिस्मती से हमने माजी में नहीं किया। हम उनको शायद अपना कोई एक हिस्सा समझते रहे, अपने ताबे समझते रहे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जब आप खुद मुख्तार मुल्क उनको मानेंगे तो फिर दो खुद मुख्तार मुल्कों में बातचीत होगी, और हमें यही रिलेशनशिप रखनी चाहिए। चॉइस हमारे पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है, हम हमसाए हैं। अल्लाह ताला ने हमें हमसाया बनाया है, एक ही हमारा मज़हब है, एक ही हमारी सोच है। 40 साल से ज़्यादा हमने जंग में उनका साथ दिया है, हर किस्म का साथ दिया है। हमारे हज़ारों की तादाद में शहदा जो हैं वो मगरबी बॉर्डर पे हैं इस जंग में, जो जिसमें पहले रूस था, फिर अमेरिका आया इस सारे मामले में। तो ज़रा हमें इन ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान एक मुल्क है जिससे हमारे जंग के बावजूद
ट्रेड रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा रही है और आना जाना भी, ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने में मुझे याद है कि शायद 50-60 हज़ार लोग रोज़ाना बॉर्डर दो तरफा क्रॉस करते थे। तो उस अफ़गानिस्तान से हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको खुद मुख्तार मुल्क समझें और इस बुनियाद पर इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर उनसे ताल्लुकात रखें। अभी जो सिचुएशन हुई है, जो जिस तरह से हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए भी आप समझते हैं कि ताल्लुकात हमें अच्छे ही रखने चाहिए या मज़ीद बेहतर करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? जब हमले हुए हैं तो आपने जवाब दे दिया, आपने उनको बता दिया कि हमें ये बात कबूल नहीं है, हम भी सलाहियत रखते हैं, वो बात हो गई। अब आप उस मामले को मज़ीद बढ़ा तो नहीं सकते ना, आपने बैठ कर ही मामला को हल करना है, एक दोस्ती के माहौल में करना है। हम दोस्त, हम तो इकट्ठे रहे, हमने हज़ारों उस मुल्क के लिए, हमने हमारे हज़ारों शहीद, हमने अपनी मईशत तबाह कर दी, हमें सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान उठाया अफगानिस्तान की वजह से, तो वो ऐसी मामूली बात नहीं है। फिर उसके बाद जो वीडियो हमारे सामने आती है जिसमें टीटीपी को बाकायदा तैयारी करवाई जा रही है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, तो इससे तो बात ये वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में जो भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अफगानिस्तान इन्वॉल्व है, वो बाकायदा तैयारियाँ कर रहा है। उसके बावजूद भी हम कोशिश करें कि उनके साथ हमारे और बेहतर ताल्लुकात हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करें हर लिहाज से। देखिए, आपकी बातचीत से ही मामला तय होते हैं ना। ये आपका हक है कि आप पूछें कि भाई ये क्या वीडियो है, क्यों आप मदद कर रहे हैं अफराद की जो आज हमारे अफवाज पर हमलावर होते हैं, जो हमारे लोगों को शहीद करते हैं जी। ये आपका हक है, लेकिन आप उसको जंग से हल नहीं कर सकते कि उन्होंने हमला किया, आपने जवाबी हमला कर दिया जी। अब बैठकर मामले को तय करना है कि हमने आगे कैसे चलना है। तो आप समझते हैं कि ये मामला टेबल पर ही हल हो सकता है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक और मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया शेर साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए, तहरीक इंसाफ सर अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते खुद आपसी लड़ाई का शिकार हो गई है। अब वाज़े तौर पर ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ में वकला और सियासी रहनुमाओं के दो अलग अलग ग्रुप्स बन चुके हैं जो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ नबरद आज़मा हैं। ऐसा क्यों है? शायद मैं आपकी इस राय से इख्तिलाफ रखता हूँ। अभी तक तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जो वकला की जानिब से हो सियासी क़ियादत के खिलाफ, या सियासी क़ियादत ने वकला के खिलाफ दिया हो। वैसे ही गुमान किया जा रहा है कि कोई रसाकशी है, लेकिन इसकी कोई शहादत मौजूद नहीं है। अच्छा, आपने कहा कि पंजाब के एमपीएस, आपके एमपीएस टूटने की एक वजह पंजाब में तंजीमी बहरान है, और आपने पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की बात भी की है। तो क्या वजह है? क्या खान साहब की अदम मौजूदगी में तहरीक इंसाफ इकट्ठी चल नहीं पा रही है? अफजल साहब। मेरा ख्याल नहीं है। पंजाब के जो अमूमी हालात हैं, बिलखसूस जिन हालात से हो के हम गुजरे, इलेक्शन से कबल के हालात, और फिर इलेक्शन हुआ, इसके बाद मैंडेट जिस अंदाज में चोरी हुआ और जो ज़बरदस्ती की हुकूमत बनाई गई, और इसके फ़ौरन बाद आपने देखा हमारे MNAs MPs जो हैं वो उनसे फ्लोर क्रॉसिंग कराई गई और PMLN में शामिल करवाए गए। इसके बाद जब स्पीकर के इलेक्शन हुए हैं तो इन्होंने हमारे MPs को की हमदर्दियाँ या सिंपैथीज खरीदने के लिए उनसे रजू किया। इस पे हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब की, उनका बयान आया कि 20 से ज़्यादा MPs जो हैं वो शायद तोड़े जा चुके हैं। इन हालात में अहमद अदर साहब का इस्तीफा आ गया। अब प्रैक्टिकली ये मगालता नहीं होगा या गलत बात नहीं होगी कि प्रैक्टिकली पंजाब में तंजीम जो हैं वो ओवरहालिंग दरकार हैं। पंजाब में प्रैक्टिकली तंजीम जो हैं वो कहीं कहीं पे नज़र आ रही है। 9 मई के बाद जिस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काटने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती हमारे ऑफिस बियरर ओहदेदारान को पार्टी के ओहदों से मुस्तफ़ी करवाया गया, लोगों पे पर्चे दागे गए ताकि वो पार्टी छोड़ दें, बहुत सारे लोगों से पार्टी छुड़वाई गई,
ये तमाम अमल होने के बाद अभी तक मुतबादल क़यादत जो है वो सामने नहीं आई है पंजाब की हद तक। ज़िलों के सदूर हैं या फिर रीजन्स हैं, रीजन में तो फिर भी ऑफिस बियरर मौजूद है, लेकिन अज़ला की सतह तक जो है, और फिर हमारी जो रेगुलर जी। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं यास्मीन राशिद साहिबा, वो पाबंद सलासल है। तो ये इन तमाम अच्छा, अफजल साहब। अमूर के होते जी। हुए तंजीम ठीक। जो है वो इसी तरह फ़ाल नहीं हो सकती। सही। अच्छा अफजल साहब, कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं कि पंजाब असेंबली के जी स्पीकर बोले। मलिक अहमद खान साहब ने आपके जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद साहब, अनदर मलिक अहमद, उनको ये ऑफर किया है कि आप 2 नशिस्तें ले लें सेनेट की और बाकी जो आपके उम्मीदवार हैं उनको बिठा लें। आपकी तरफ से ये इस पर मौक़िफ़ आया कि ये ऑफर इतनी बुरी भी नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी ज़ाती राय है या खान साहब भी मुत्तफ़िक़ हैं इससे? नहीं, ये तो टीवी शो में मुझसे सवाल किया गया। देखें, एक सेनेटर मुंतखब कराने के लिए 45 वोट दरकार है। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हमें मिले हैं पंजाब असेंबली में वो 102 थे। तो यूं किसी भी हालत में हम 2 सेनेटर से ज़्यादा मुंतखब नहीं करवा सकते हैं। ऊपर से जब अपोजिशन लीडर का ये बयान आया कि 20 से ज़्यादा एमपीएस तोड़े जा चुके हैं, तो मैंने फिर अपने तईन, ये मेरी ज़ाती राय थी, मैंने कहा कि अगर, चूँकि हम अभी तक हमारे 2 ही उम्मीदवार प्रिंसिपल कैंडिडेट्स थे, जुल्फ़ी बुखारी साहब और हामिद खान साहब, और जुल्फ़ी जी। बुखारी साहब के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो चुके हैं, तो मुतबादिल उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी अ, कल तक इंशाल्लाह अनाउंस कर देगी। तो इन हालात में कोई ऐसी इसमें मज़ाइक़ा नहीं था। ये मेरी ज़ाती राय थी कि अगर खुशअस्लूबी से हो जाता सही। है, ऐसा ना हो कि कोई एमपीएस जो हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग कर लें और अपने सेनेटर के लिए वोट ना दें। इन हालात में कभी इम्कान है, क्योंकि पंजाब जो है वहाँ पे ताकत की सियासत होती है, ठीक। और सही। माज़ी में अच्छा, हमें ये मुझे तजुर्बा रहा बताइए। है कि सेनेट के इलेक्शन में वफादारियाँ, तो आप लोगों को डर है कि आपके लोग भी सेनेट के फ्लोर इलेक्शन क्रॉसिंग में कर सकते हैं, वफादारियाँ खरीदी। और आपको इस बात का डर है कि आपकी वफादारियां खरीद ली ना जाए? पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन में डर होना चाहिए। नहीं, हमारी तो नहीं, किसी भी पार्टी की हमेशा माजी में, हमारी माजी इससे लबरेज है। हर असेंबली की, अभी कश्मीर की मिसाल आपके सामने है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई का वजीर आजम था, और जो ही पीटीआई की हुकूमत गई तो फिर इक़्तिदार भी अभी शायद पीपल पार्टी पर तोल रही है। गिलगित बल्तिस्तान की मिसाल आपके सामने है। माजी में केपी में और पंजाब में जो सेनेट के इलेक्शन हुए, और अभी आप देखें कुछ अफराद जो हैं वो आज़ाद खड़े हैं। पैसे वाले लोग भी जो हैं केपी में खड़े हैं, और पंजाब में भी हैं, और सिंध में भी हैं, और बलूचिस्तान में बिलखसूस। इन लोगों ने भी अपने पैसे के बलबूते पर सेनेट तक पहुंचना है। तो इन सही। तमाम हालात अच्छा, से होती हुई है, और फिर ऐसे ओहदेदार जैसे ठीक, उम्मीदवार आपका जैसे मौक़िफ़ आ मोहसिन गया इस नकवी बात हैं, पर। या मुझे ये बताइए फैसल अफजल वावड़ा हैं, साहब, इस या वक्त। काकड़ साहब हैं। जी। सर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल तर्जुमान कौन है? पिछले दिनों वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात हुई खान साहब की। उसके बाद जब वो आ गए मुलाकात करके, तो फिर ये बात भी सामने आई कि फैसला हुआ है अब कि जो सियासी फैसले हैं वो सियासी क़यादत करेगी। ये बात दुरुस्त है? नहीं, तो सियासी क़यादत ही है ना। हम कोई स्टूडेंट क़यादत सकते हैं? हम भी तो सियासी क़यादत का हिस्सा हैं। बैरिस्टर गौर साहब इस पार्टी के चेयरमैन हैं, वो तो सियासी क़यादत के हमारे अलमबरदार हैं। और इसी तरह अगर आप हमारे वकील साहब हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, तो वो खान नहीं, के प्रिंसिपल तो फिर लायर हैं केसेस में, ये बात क्यों और पाकिस्तान तहरीक सेनेट इंसाफ की में तरफ से आई पार्लिमानी सामने? लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नहीं शेर साहब, फिर ये बात क्यों सामने आई तहरीक इंसाफ की मेरा तरफ ख्याल से नहीं कि है कि ऐसी कोई बात वकला आई है, नहीं कोई बल्कि सियासी तफरीक हो जो कि क़यादत है वो फैसले करेगी? क्या आपको पार्टी के अंदर से किसी ग्रुप बंदी का सामना है क्या? देखिए नहीं, कोई ग्रुप बंदी तो मुझे नजर नहीं आ रही है। न मैं कभी ग्रुप की सियासत मैंने की है, न ये साजिशों की सियासत पे यकीन रखता हूँ। वकला जब सामने आए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करने के लिए, तो उस वक्त कोई था ही नहीं, न तर्जमानी के लिए था, न क़यादत के लिए था, और ये हकीकत है।
आप जरा 1 साल पीछे चली जाए, 9 मई के बाद आपको कहीं पे कोई सियासतदान नजर नहीं आएगा। सिर्फ वकला ही थे जो खान साहब का पैगाम सुनाते थे, वकला ही थे जिन्होंने पार्टी की क़यादत की, पार्टी को बुरे वक्तों में सपोर्ट किया। तो लिहाजा अब अगर हमारी क़यादत आना चाहती है, बस सरो चशम और आई हुई है, बल्कि हम अब आपने देखा उमर अयूब खान साहब अपोजिशन लीडर बना दिए गए हैं। मजीद अगर हमारे अली मोहम्मद खान साहब तर्जमान बना दिए गए हैं खान साहब के, और जो हजरात हैं उनको उनकी अहलियत के मुताबिक जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है। सही। अच्छा सर, इस्लामाबाद इंतजामिया ने 30 मार्च को आप लोगों को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और ख़बर यह है कि इज्तिमात को सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से इजाज़त न देने का फैसला किया है। क्या करेगी अब तहरीक इंसाफ? बस जी, हमारे मामले में हमेशा ये सिक्योरिटी थ्रेट का ही शोशा छोड़ा जाता है। खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाओ तो पंजाब की होम डिपार्टमेंट ये ख़त निकाल देती है कि 2 हफ्तों के लिए जो है खान साहब से मुलाकात न की जाए क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है। अभी 23 मार्च को इतना बड़ा इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की तमाम सरकारी मशीनरी उसमें मौजूद थी, उस वक्त तो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। और 23 मार्च को उसी दिन रात को 10 बजे हमने इजाजत मांगी तो सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो गया। पीटीआई के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां शहबाज शरीफ बैठता है वहां सिक्योरिटी थ्रेट तो हुकूमती लोगों को ज्यादा होता है। तो ये बेसिकली एक बहाना है। और आप तो सिक्योरिटी थ्रेट आ गया ना, अब आप उसे कुछ भी समझे, लेकिन आ गया, इजाजत नहीं मिल रही, फिर आप लोग क्या करेंगे? जलसा करेंगे, नहीं करेंगे, या कोई और हिकमत अमली है? मैं यही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी इनका ये बेरूप भी देखे ना कि ये एक जमहूरी अमल को होने से रोक रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं हम इजाजत नहीं दे रहे हैं, और जब हम करेंगे तो फिर कहेंगे 144 हमने लगा दिया, फिर लाठीचार्ज करेंगे, फिर शेल करेंगे, फिर कहेंगे कानून के मुताबिक किया। ये हमारा बुनियादी हक है। ये सिक्योरिटी थ्रेट खुद पैदा करते हैं या सिक्योरिटी थ्रेट बनवाते हैं? हम हर हालत में 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। सही है, आप कह रहे हैं हर हाल में आप जलसा करेंगे, फिर पकड़ धकड़ और फिर सारी चीज़ें होंगी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून ने जेल इंतज़ामिया से इमरान खान साहब के खाने पीने की डिटेल्स मांगी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इन दिनों में कोई तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब जो है वो खान साहब के खाने पे खर्च हुआ है। तो क्या खाते हैं सर खान साहब? खान साहब तो इंसानों वाली गज़ा खाते हैं। पब्लिश होना चाहिए। 30 लाख कोई सिरी पाए का शौकीन, ये हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन 30 लाख बिल उसका आते होगा जो कबूतरों का गोश्त खाता हो, या सिरी पाए का शौकीन हो, या जो 46 लाख की लस्सी पीता हो। हमारे खान साहब तो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, अपनी सेहत के हवाले से बड़े स्पेसिफिक रहते हैं। ये शोशा जिसने भी छोड़ा है ये गलत बयानी है, झूठ बोला है। 80,000 रुपए से ज्यादा पैसे सरकारी फंड में जमा ही नहीं हो सकते हैं जो जेल का फंड है जाती गजा के लिए, और ये कोई हुकूमत के पैसे से तो खान नहीं खा रहा है, अपने पैसे अदा कर रहा है जो वो जेल में खाना खा रहा है। ठीक, तो ये पब्लिश होने चाहिए। और 80,000 रुपए आप लोग जमा करवा रहे हैं? जी हाँ, पब्लिश होनी चाहिए। साथ में जरा मियां नवाज शरीफ जो कबूतरों की यखनी पीता है वो भी जरा पब्लिश करवा दें आप। ठीक। अच्छा, ये जो 80,000 रुपीस आप बता रहे हैं ये पर मंथ के हिसाब से जमा होते हैं? नहीं, जब ये पैसे खत्म हो जाते हैं हमें बता देते हैं तो हम एडवांस में जमा कर देते हैं। शेर अफजल साहब, ये फरमाइएगा सर, परवेज़ इलाही साहब की तबीयत के हवाले से, क्योंकि कुछ इत्तलात आई कि वो गालिबन गिर गए हैं जेल में, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हैं। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है। सर हुआ क्या है? मेरा ख्याल है इब्तिदाई इत्तलात तो ये थी कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बाथरूम में गिरे हैं। मोनस इलाही साहब जो हैं इसकी तस्दीक कर सकेंगे। मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब ने जो बात की हैं उनकी शायद किसी से बात हुई होगी तभी उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ जब तक परवेज़ इलाही साहब के फैमिली के मेंबर से मेरी बात ना हो जाए।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शेर अफजल मरवत साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे और परवेज़ इलाही वाले से कह रहे हैं कि उनके पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो वो बाथरूम में गिरे थे जिसकी वजह से ज़ख्मी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और इंतहाई अफसोसनाक और अहम खबर पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ, आपको बात करना चाहती हूँ। इस पर रवा साल पतंगबाजी से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 1 मार्च को 12 साला बच्चा पतंग पकड़ते हुए रिक्शे से टकराकर जाँ बहक हुआ है। 10 मार्च को 7 साला बच्चा पतंग पकड़ते हुए छत से गिरकर जाँ बहक हुआ है। 22 मार्च को नौजवान आसिफ पतंग की डोर गले पर फिरने से जाँ बहक हुआ है। वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा ने धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने पर क्रैक डाउन का हुक्म दिया है। 24 घंटे में 63 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 68 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो नज़र के सामने से गुजरा है, जिसकी फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अली ज़िया साहब, कैप्टन रिटायर्ड CPO फैसलाबाद, मेरे साथ वहीं पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो मुझे इस वाक़े के बारे में बताइए। ग़ालिबन ये शख्स इफ्तार लेकर घर की तरफ जा रहा था और जिस वक्त सारा वाक़या रूनुमा हुआ है। जी प्लीज, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना इन पर्टिकुलर पुलिस का इन जनरल मैं एक व्यू पॉइंट दे सकूं। सबसे पहले तो प्लीज मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा, क्योंकि जब एक खास वेव चल रही होती है तो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे या जनरली लोग बहुत सारी और दीगर चीजों को उसी एक खास वेव से टैग कर देते हैं। बिलाशुबा आसिफ नामी शख्स की डेथ जो है 2 दिन पहले बड़ी अफसोसनाक मौत जो है डोर फिरने की वजह से हुई, लेकिन इसके अलावा जितने भी बाकी वाकयात आपने बताए हैं उनका क्रेडिबल प्रूफ हमारे पास है, जो आपके नुमाइंदों को हम यहाँ दिखा सकते हैं। उनका पतंगबाजी या इनके सीजन या पतंग पकड़ने या उड़ाते हुए गिरने से कोई ताल्लुक नहीं था। हैविंग सेड दैट, मैं अगर आगे मूव ऑन करूँ इस वाकई के बारे में बताऊं कि जो आसिफ इश्तियाक है वो अफ्तारी से थोड़ी देर पहले तकरीबन 6 बजे के करीब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, जब ये डोर जो है अनफॉर्चुनेटली जिसका सामना उसे करना पड़ा और उसकी मौके पर उसकी डेथ हो गई। तो उसमें बड़ा अफसोसनाक वाकया है और हम इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन पे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने पिछले 2 माह में बहुत एक सख्त क्रैकडाउन किया फैसलाबाद में इन पतंगबाजों और इनको उड़ाने वालों के खिलाफ। हमने तकरीबन 2400 के करीब FIR दर्ज की, जिसमें से दर्जन भर के करीब FIR उन मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ थी जो कि बड़ी मिकदार में इनको न सिर्फ बनाते हैं और बेचते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। 815 के करीब हमने ऐसे वेंडर्स को पकड़ा, ऐसे सप्लायर्स को पकड़ा जो कि इनको बल्क में कहीं से ला के या यहीं से एक सेकंड हैंड लेके उनको आगे एक थर्ड हैंड को फरोख्त करते हैं। इसके अलावा हमने काइट प्राइस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। तकरीबन 22,000 के करीब हमने मोटरसाइकिल पे एंटीनास फिट किए अपनी ट्रैफिक कैंपेन के जरिए। हमने सेमिनार किए, हमने श्योरिटी बॉन्ड तकरीबन 800 से ज्यादा बस अड्डों से और हाई राइज बिल्डिंग से लिए कि वहां से पतंगबाजी नहीं की जाएगी और ना ऐसे मटीरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। स्कूलों में, कॉलेजेस में सारी एक्टिविटीज की गई। उसके बाद भी डेफिनेटली अफसोसनाक वाकया हुआ और बहुत मुमकिन है कि ऐसे बहुत सारे वाकयात को पुलिस ने अपनी हिकमत से प्रिवेंट भी किया और अवर्ट भी किया। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं? कितने लोगों को सजाएं हुई हैं? सजाएं कितने लोगों को हुई हैं? जी 2500 के करीब लोगों को हम अरेस्ट करके पाबंदी से हासिल कर चुके हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने एक सोशल मीडिया का रैकेट ब्रेक किया जो कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन फैसलाबाद के नाम पे ना सिर्फ इनकी खरीदो फरोख्त करता था बल्कि वो लोगों को डिफरेंट डेट्स लेके बसंत मनाने पे इंकरेज करते थे। 20 के करीब ये लोग हमने एक हमारी टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने इनको वहां से बस करके निकाला। अब इस केस के बाद हम CCTV कैमरास की तकरीबन हम 17 CCTV कैमरास की मदद के जरिए, हालांकि बड़ा मुश्किल काम है, एक नॉर्मल क्राइम नहीं है डिटेक्ट करना, ये डोर को ढूंढना, इसके पीछे इसको बैक ट्रैक करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 12 टीमें इस पे काम कर रही हैं। बड़े अच्छा अली साहब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज उसको जरा जरूर बताइएगा कि जो शख्स जिसकी वीडियो अभी हम देख रहे हैं, ये शख्स जो जाँ बहक हुआ है, इसके लिए किसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या जो पतंग उड़ा रहा था उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है? और अगर दर्ज हुआ है, वो गिरफ्तार हुआ है, तो उस पर किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है? क्या कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है या पतंग एक्ट का हुआ है? क्योंकि अगर पतंग एक्ट का हुआ है तो उसमें तो गालिबन सजाए मौत नहीं है। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मुकदमा नामालूम लोगों के खिलाफ हुआ है, क्योंकि जब डोर फिरी तो उसकी उस वक्त तो ओनरशिप का अंदाजा नहीं था, लेकिन इसमें कत्ल 322 जो कि कत्ल खता का पर्चा होता है, साथ में काइट फ्लाइंग एक्ट है। इट्स अ सीरियस ऑफेंस
जो है उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। चूंकि एक बंदे की इसमें डेथ हुई है, उसको एक सिंपल सेक्शन ऑफ लॉ के तहत नहीं दर्ज किया जा सकता। अब जब इसको इंशाल्लाह हम बैक ट्रैक करेंगे, इसके मुलजिमान को पकड़ेंगे, तो इसी सेक्शन के तहत वो लोग चलान होंगे। तो इसी तरह इससे पहले भी अगर किसी भी जगह पे किसी भी इस तरह की डोर से लोग जख्मी हुए हैं, तो वहां पे इस तरह के सीरियस जो है वो सेक्शन ऑफ लॉ ऐड किए गए हैं उसके अंदर। और इंशाल्लाह इसमें भी हम बड़े पुरुमीद है, जहां हमारी टीमें काम कर रही हैं कि हम, चूंकि हमारे पास कुछ एविडेंस अवेलेबल है, जिसकी बेस पे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक्चुअल लोगों तक पहुंचे और ताकि जो इसकी हीट है वो एक्चुअल लोग फील करें। सर, आप कह रहे हैं कि जब बसंत का महीना आता है तो उस वक्त पुलिस के लिए, स्पेशली पंजाब पुलिस के लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, और साल साल से हम इस तरह के वाकयात होते हुए भी देख रहे हैं और ये तकलीफ दे मन रहे होते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म हमारे सामने नहीं आता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली ज़िया साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी जुमे को। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।